पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया वापसी का सफर की किस्त नंबर 108। सांप का इंतकाम। पुरस्कार बादबानी जहाज करीब आ रहा था। दिन की रोशनी में उसके सफेद बादबान हवा में फूलकर चमक रहे थे। समंदर की लहरें पुरसुकून थी। जहाज जब करीब आया तो अंबर ने देखा कि उसके अरशे पर कोई मल्लाह या मुसाफिर नहीं था। उसने सोचा शायद मुसाफिर और मल्लाह अभी सो रहे होंगे, लेकिन दिन काफी निकल आया था और मल्लाह इतनी देर तक नहीं सोया करते। अंबर की कश्ती जहाज के सामने से गुजरी तो उसने जहाज के बादमान के साथ एक इंसानी लाश लटकती हुई देखी, जिसके गले में फंदा पड़ा था। अंबर चप्पू खींचता कश्ती को जहाज के पहलू में ले आया। जहाज की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे वो बादमानों में भरी हुई हवा के जोर से अपने आप समंदर में बही चली जा रही है। अंबर हैरान था कि यह लाश किस लिए जहाज पर लटक रही है। उसको ख्याल है कि हो सकता है ये जहाज बहरी लुटेरों का हो और उन्होंने किसी मल्लाह को फांसी की सजा देकर बादबानों के सतून से लटका दिया हो। मगर बहरी लुटेरों के बादमान सफेद नहीं हुआ करते और फिर उनके जहाज पर इंसानी खोपड़ी वाला झंडा लहरा रहा होता है। फिर इस लाश का राज क्या था? ये जहाज खाली खाली क्यों था? अमारा जाग चुकी थी। अंबर ने उसे सारा हाल बयान किया और कहा कि वो कश्ती को जहाज के साथ लगाकर जहाज पर चढ़ने की कोशिश करेगा। चलते जहाज पर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन अंबर ने यह खतरा मोल लेने का फैसला कर लिया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो अमारा को साथ लेकर ज्यादा दिनों तक बेयारो मददगार समंदर में सफर नहीं कर सकता था। उसे एक जहाज की जरूरत थी। अमारा डर रही थी। वो ऐसे जहाज पर नहीं जाना चाहती थी जिसके ऊपर इंसानी लाश लटक रही हो और जिसमें ना कोई मुसाफिर हो दिखाई दे रहा और ना कोई मल्लाह। लेकिन अंबर ने कहा, तुम्हें मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस जहाज पर चलकर मालूम करेंगे कि यह जहाज किसका है और कहां जा रहा है। जहाज के पहलू में एक मोटा रस्सा लटक रहा था। उसका सिरा समंदर की लहरों के थोड़ा ऊपर ही था। अंबर कश्ती को उसके करीब ले गया और रस्से को लपक कर पकड़ लिया। रस्से के पकड़ते ही कश्ती को एक हल्का सा झटका लगा और उसकी रफ्तार जहाज के बराबर हो गई। अंबर ने जल्दी से रस्से को कश्ती के साथ बांध दिया और अमारा से बोला, मैं इस रस्से की मदद से जहाज के ऊपर जा रहा हूँ। मेरे पहुंचने के बाद तुम्हें भी इसी रस्से के जरिए ऊपर आना होगा। अंबर ने रस्से को दोनों हाथों में पकड़ा और पांव जहाज के लकड़ी के पैंदे से लगाकर ऊपर चढ़ने लगा। अरशे पर पहुंचकर उसने जहाज के खाली अरशे पर एक निगाह डाली। वहां कोई भी नहीं था। वीरानी सी छाई हुई थी। उसने अमारा को ऊपर आने का इशारा किया। अमारा ने 7 बरस जंगल में दरख्तों पर अलंगते फलंगते गुजारे थे। वो रस्सियां पकड़कर बड़ी जल्दी से ऊपर चढ़ाई। अंबर भाई, ये जहाज तो बिल्कुल खाली है। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वो लटकी हुई लाश के नीचे जाकर खड़े हो गए। लाश को देखते ही अमारा के हलक से चीख निकल गई। अंबर ने उसे तसल्ली दी। वो खौफजदा हो रही थी। लाश की हालत खराब होती। गोश्त गल सड़ गया था और जगह जगह से सफेद हड्डियां नजर आ रही थी। खोपड़ी नंगी थी और नाक और आंखों की जगह सुराख बने हुए थे। अंबर ने अमारा से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं इस जहाज के नीचे जाकर मालूम करता हूँ कि मल्लाह कहाँ है और यह जहाज खाली क्यों है। अमारा ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अंबर अमारा को साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसे कुछ इल्म नहीं था कि नीचे जाकर उसके साथ कैसे वाकयात पेश आते हैं। उसने अमारा को अरशे पर एक जगह तरपाल के पीछे बिठाकर कहा, अमारा बहन, तुम्हारा नीचे जाना ठीक नहीं। खुदा जाने नीचे कोई खूनखार बला हो या डाकू घात लगाए बैठे हो। मैं तो मर नहीं सकूंगा, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ ठहर कर मेरा इंतजार करो। अमारा ने बेताबी से कहा, ज्यादा देर न लगाना, तुम नीचे जा रहा हूँ, किसी दूसरे शहर नहीं जा रहा, बस 1-2 मिनट में ऊपर आ जाऊंगा। अमारा को अरशे पर तरपाल की आड़ में छोड़कर अंबर जहाज के नीचे उतर गया। ये जहाज ज्यादा बड़ा नहीं था। नीचे सिर्फ एक मंजिल थी जहाँ एक जगह गोदाम में नारियल का ढेर पड़ा था। लकड़ी के 2 छोटे छोटे कमरे थे। उनमें लकड़ी की गोल मेजें और तख्त बिछे थे। छत से फानूस लटक रहे थे, मगर इंसान यहाँ भी कहीं दिखाई ना देते थे। बावर्ची खाने में खाने पीने की चीजें पड़ी थी। कुंडों से सूखी मछलियां और प्याज के छींके लटक रहे थे। कोने में पानी का बड़ा बट्ठल भरा हुआ था। चूल्हे ठंडे पड़े थे। सिर्फ एक चूल्हे में राख अभी तक गर्म थी, जिससे अंदाजा होता था कि ये आग 2 दिन पहले जली थी। इसका मतलब ये था कि 2 दिन पहले इसी जहाज पर लोग मौजूद थे। अंबर कप्तान के कैबिन में आ गया। ये छोटा सा नीची छत वाला कमरा था। दरमियान में गोल मेज और कुर्सियां भी थीं। ऊपर शमादान झूल रहा था। दीवार के साथ तपाई पर तांबे का एक बड़ा जग और गिलास पड़े थे। यहाँ कोई ऐसी चीज अंबर को दिखाई न दी जिससे ये पता चल सकता कि इस जहाज के लोग कहाँ गुम हो गए हैं। अंबर कप्तान के कैबिन से निकलकर बावर्ची खाने के सामने से होकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे किसी ने कैबिन का दरवाजा खोलकर जोर से बंद किया हो। वो वहीं रुक गया। उसने पलटकर जिधर से आवाज आई थी उधर देखा। गुलाम गर्दिश सुनसान थी। उसे यूं लगा जैसे एक साया कप्तान के कमरे से निकलकर गोदाम की तरफ गया है। अंबर गोदाम की तरफ आ गया। गोदाम का दरवाजा बंद था। उसने खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि अंदर कोई है। अंबर ने आवाज दी, अंदर कौन है, बाहर आओ। कोई जवाब ना आया। अंबर ने 2-3 आवाजें दी, वही खामोशी छाई रही। अंबर ने जरा जोर लगाकर दरवाजे के अंदर वाली चटखनी तोड़ दी। दरवाजा चौपट खुल गया। अंबर जल्दी से गोदाम के अंदर आ गया। यहाँ कोई भी नहीं था। गोदाम बिल्कुल खाली था। कोई भी चीज वहां नहीं थी, ना कोई सामान और ना कोई इंसान। तो फिर अंदर से कुंडी किसने लगाई थी?
खाली जहाज का राज और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। दरवाजा किसने जोर से बंद किया था? वो साया किसका था जो गोदाम की तरफ भागा था? अंबर कुछ सोचकर कप्तान के कैबिन की तरफ बढ़ा। कैबिन का दरवाजा अब किसी ने अंदर से बंद कर रखा था। अंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर कहा, अंदर जो कोई भी है दरवाजा खोले। अंदर से किसी के जोर जोर से सांस लेने और खरखराने की आवाज आई। अंबर ने धक्का मारकर दरवाजा खोल दिया। वो लपक कर कैबिन के अंदर आ गया। वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि कप्तान का कैबिन वैसे ही खाली था जैसा कि वो उसे छोड़कर गया था। मगर सवाल यह था कि अभी अभी जो किसी के जोर जोर से सांस लेने और खरखराने की आवाज आ रही थी वो कौन था? अंबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह राज क्या है। अब उसे अमारा का ख्याल है कि वो ऊपर अकेली बैठी होगी। वो पहले ही घबरा रही थी। चलकर उसकी खबर लेनी चाहिए। अंबर सीढ़ियां चढ़कर जहाज की सबसे ऊपर वाली मंजिल के अर्शे पर आ गया। बादबान पर ऊपर गली सड़ी इंसानी लाश उसी तरह लटक रही थी। तरपाल के करीब जाकर अंबर ने देखा कि अमारा वहां नहीं है। उसने दिल में कहा कि उसे मना भी किया गया था कि अपनी जगह छोड़कर मत जाना। अंबर ने अमारा को आवाजें दी, कोई जवाब ना आया सिवाय समंदर की लहरों की धीमी धीमी सरगोशियों के। वहां कोई आवाज नहीं थी। अंबर परेशान सा हो गया कि अमारा कहाँ चली गई। उसे ख्याल आया कि कहीं वो उसके पीछे पीछे नीचे ना उतर गई हो। वो दोबारा जहाज की दूसरी मंजिल में आ गया। उसने एक एक जगह छान मारी। अमारा को आवाजें भी दी लेकिन वो कहीं नहीं थी, जैसे उसे समंदर ने निगल लिया था। अंबर ने सारा जहाज देख मारा। अमारा का कुछ पता न चला। अंबर की तशवीश और बढ़ गई। वो कहाँ गुम हो सकती थी? अगर किसी ने उसे उठा लिया है तो वो उसे उठाकर कहाँ ले गया है? आखिर उसे इसी जहाज में होना चाहिए था, लेकिन जहाज में तो अमारा कहीं नहीं थी। सारे का सारा जहाज खाली पड़ा था और हवा में फूले हुए बादबान उसे समंदर की लहरों पर किसी नामालूम मंजिल की तरफ लिए जा रहे थे। अंबर अरशे पर चलकर अमारा को एक बार फिर तलाश करने के ख्याल से ऊपर जाने वाली सीढ़ी की तरफ बढ़ा ही था कि उसके कानों में फिर वही जोर जोर से सांस लेने और खरखराने की आवाज आई। अंबर ने राहदारी में दोनों जानिब देखा, वहां कोई भी नहीं था। राहदारी सुनसान पड़ी थी। ये आवाज कहां से आ रही थी? अमारा कहां गायब हो गई? ये दोनों सवाल अंबर के दिमाग में भूत बनकर नाच रहे थे और उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। और उसने फैसला कर लिया था कि वो इन सवालों का जवाब हासिल करके रहेगा। वो अमारा के गुम होने और आसिबी जहाज का राज हल करके छोड़ेगा। ऐन उसी वक्त अंबर को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई बड़े दर्दनाक लहजे में किसी को आवाजें दे रहा हो। आवाज भारी थी और किसी मर्द की लगती थी, जैसे कोई बड़ी तकलीफ में और मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज दूसरी मंजिल से भी नीचे से आ रही थी। अंबर ने वो रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया जो नीचे जाता था। उसे यकीन था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर नीचे जाता होगा, क्योंकि इस किस्म के जहाजों के नीचे एक सुरंग किस्म की लंबी गली होती है जहां जंजीरों में जकड़े हुए गुलाम उस वक्त चप्पू चलाते हैं जब समंदर में हवा बंद होने से बादबान बेकार हो जाते हैं और वो जहाज को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। राहदारी के कोने में अंबर को एक गोल सुराख मिल गया जिसके नीचे रस्सी लटक रही थी। अंबर ने कान लगाकर सुना। वो दर्दनाक आवाज उसी सुराख में से आ रही थी। अंबर ने सुराख के अंदर झांक कर देखा। नीचे हल्का हल्का अंधेरा था। उसने गौर से सुना। आवाज किसी अनोखी जुबान में थी, लेकिन अंबर उसे समझ रहा था। आवाज बार बार बड़े दर्द भरे अंदाज में मदद के लिए किसी को बुला रही थी। यूं लगता था जैसे कोई सख्त तकलीफ में है। अंबर ने सुराख के पास मुड़ जाकर कहा, तुम कौन हो? अंबर के इस सवाल पर नीचे तहखाने में अचानक खामोशी छा गई। अंबर ने 3-4 बार आवाजें दी मगर नीचे से कोई जवाब न आया। दर्दनाक आवाज आनी फिर बंद हो गई। अंबर रस्सी की मदद से नीचे उतर गया। ये एक लंबी सुरंग थी जिसकी छत अंबर के सर को छू रही थी। दोनों तरफ जहाज के पैंदे में छोटे छोटे गोल सुराख थे जिनमें से लंबे लंबे आधे चप्पू बाहर समंदर की तरफ निकले हुए थे। लकड़ी के तख्तों पर चप्पू चलाने वाले गुलामों की जगह बनी थी मगर वहां कोई गुलाम मल्लाह नहीं था। दरमियान में एक जगह नाबत रखी थी जिसकी धुन पर मल्लाह चप्पू चलाते हैं। अंबर हैरानी में खो गया कि यहाँ के मल्लाह भी कहाँ गायब हो गए हैं। वो गोरीले के खुरखराने की आवाज और फिर दर्दनाक आवाज किसकी थी? वो चीख किसकी थी? ये सब कुछ क्या मुहिमा है? जहाज लहरों पर डोलता हुआ समंदर में बहा चला जा रहा था। अमारा कहाँ गुम हो गई थी? जहाज के ऊपर लाश किसने लटकाई थी? इस जहाज का कप्तान और अमला कहाँ था? अंबर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंबर वापस जाने के लिए मुड़ा। वो रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने ही लगा था कि एक बिल्ली की दिल दहला देने वाली डरावनी चीख बुलंद हुई और फिर एक जर्द आंखों वाली काली बिल्ली किसी कोने से निकलकर उछली और अंबर के सर पर आकर बैठ गई। उसने अंबर की खोपड़ी को अपने खूनी पंजों में जकड़ लिया था और उसे अपने पंजों से खुरचने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी। अगर अंबर की जगह कोई दूसरा आदमी होता तो उस खूनखार बिल्ली ने उसकी खोपड़ी बीच में से खोल दी होती और भेजा चट कर लिया होता। अंबर चूंकि आम इंसान नहीं था और उसकी खोपड़ी तो गोया चट्टान के पत्थरों की बनी हुई थी, इसलिए बिल्ली अपने मकसद में नाकाम रही। बिल्ली भी अपने दिल में जरूर हैरान हुई होगी कि ये किस किस्म की खोपड़ी है कि इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। अंबर ने हाथ मारकर बिल्ली को नीचे गिरा दिया। काली बिल्ली उलटकर लकड़ी के फर्श पर गिरी और वही गुम हो गई। अंबर उस तारीक गार से निकलकर जहाज की दूसरी मंजिल पर आ गया। वो अर्शे पर आने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो उसे फिर एक साया कप्तान के कैबिन से निकलकर गोदाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अंबर ने अमारा को आवाज दी, अमारा क्या ये तुम हो? जवाब में वही गहरी खामोशी थी। अंबर गोदाम में घुस गया। यहाँ उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उसकी आंखों के सामने गोदाम के फर्श पर एक आदमी की ताजा खाई हुई लाश पड़ी थी। अंबर धक से रह गया। पहला ख्यालों से यह है कि कहीं ये अमारा की लाश तो नहीं। गोदाम की दीवार के गोल सुराख में से दिन की रोशनी आ रही थी। अंबर ने उस रोशनी में झुककर देखा। लाश एक मजबूत बदन वाले हट्टे कट्टे उधेड़ उम्र आदमी की थी, जिसकी दाढ़ी गंजी थी और गले में सोने की जंजीर थी। अंबर को इस नतीजे पर पहुंचने में देर न लगी कि यह जहाज के कप्तान की लाश थी। लाश का एक बाजू और एक पूरी टांग खाई हुई थी। गर्दन पर गोल सुराख था जहां खून जमा हुआ था। साफ लगता था कि यहां से कप्तान का खून पिया गया है। अंबर मध्यम रोशनी में लाश को गौर से देखता रहा। यह कोई बड़ा ही खूनी किस्म का हसेबी जहाज था। अंबर को सिर्फ अमारा की तरफ से परेशानी थी कि वो कहाँ गुम हो गई है। कहीं उस पर कोई मुसीबत न टूट पड़ी हो। जिस आसेब का उस जहाज पर साया बल्कि कब्जा था, कहीं वो उसे भी हड़प न कर गया हो। मगर फिर अमारा की लाश कहाँ थी? अंबर जितना सोचता मामला और ज्यादा उलझ जाता। वो परेशान हो गया था और अब जल्दी से जल्दी इस जहाज के राजों पर से पर्दा हटाना चाहता था। इस वक्त अगर नाग और मारिया भी उसके साथ होती तो शायद ये राज बहुत देर पहले खुल जाता। अंबर लाश को घसीटकर बाहर राहदारी में ले आया। वो नहीं चाहता था कि इंसानी लाश की और ज्यादा बेरुमती हो। वो उसे समंदर में फेंकना चाहता था। अंबर अध खाई लाश उठाकर ऊपर अर्शे यानी डेक पर ले आया। वो लाश को समंदर में फेंकने वाला था कि जहाज की सबसे निचली मंजिल से बिल्ली की रोंगटे खड़ी कर देने वाली चीख की आवाज सुनाई दी। अंबर भी एक बार कांप उठा, लेकिन वो बड़े मजबूत दिल का नौजवान था और बहादुर और निडर भी था। उसने लाश उठाकर समंदर में फेंक दी। उस वक्त समंदर में धूप चमक रही थी। लाश के समंदर में गिरते ही आसमान पर जैसे आंधी सी चढ़ी और देखते ही देखते सारा आसमान स्याह बादलों से ढक गया और तेज हवा में जहाज के बादबान गुब्बारों की तरह फूल गए और जहाज लहरों पर बड़ी तेजी से बहने लगा। हवा तूफान की शक्ल इख्तियार करने लगी। समंदर में बड़ी बड़ी मौजें उठ उठकर जहाज के पैंदे से टकराती और उसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाती। बादल जोर जोर से गरजने लगा। समंदर पर चारों तरफ दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया। छमाछम बारिश शुरू हो गई। बादबानों के खुले होने की वजह से जहाज ज्यादा शिद्दत से डोल रहा था, क्योंकि तूफानी हवाएं उनमें भर जाने से जहाज मौजों पर लकड़ी के खिलौने की तरह उछल उछल कर नीचे गिर रहा था। अंबर को यकीन था कि अमारा अभी तक उस खाली और पुरस्रार जहाज में है, इसीलिए वो उस जहाज को गर्क होने से हर हालत में बचाना चाहता था ताकि अमारा जिंदा रहे। वो जहाज के उस मस्तूल पर चढ़ गया जहां लाश लटकी हुई थी। वो बादबानों की रस्सी काट कर उन्हें नीचे गिरा देना चाहता था ताकि जहाज की रफ्तार में जो भयानक तेजी आ गई थी वो कम हो जाए और जहाज समंदर में गर्क होने से बच जाए। मस्तूल यानी लकड़ी के मोटे खंभे पर सबसे ऊपर चढ़कर अंबर ने महसूस किया कि वो गली सड़ी लाश के बिल्कुल आमने सामने आ गया है। बारिश, बादलों की गरज और घटाओं के अंधेरे में लाश की खोपड़ी और जिस्म की हड्डियां गले सड़े गोश्त में से जगह जगह झांक रही थी। खोपड़ी में आंखों के दोनों सुराखों में अंबर को सुर्ख चमक सी महसूस हुई। उसने कोई ख्याल न किया और खंजर से बादबान के रस्से काटने में मसरूफ हो गया। जब रस्से कट गए और फूले हुए बादबान एक जबरदस्त धमाके के साथ नीचे जहाज के अर्शे पर धड़म से गिरे तो जहाज का मस्तूल भी जोर से हिल गया। लाश को भी एक दो झटके लगे और जैसे उसकी खोपड़ी में से शू शू की आवाजें निकली। अंबर अभी तक ऊपर उस जगह पर था जहां खड़े होकर मल्लाह दूर समंदर में आने जाने वाले जहाज या समुद्री चट्टानों या जमीन को देखकर आवाज बुलंद करके जहाज के मुसाफिरों और कप्तान को खबरदार किया करते हैं। शू शू की आवाज पर अंबर ने चौंक कर लाश की खोपड़ी की तरफ देखा। बारिश अंबर के चेहरे पर पड़ रही थी। लाश से भी बारिश का पानी टपक रहा था। लाश की आंखों के सुराखों में से दो दो सुर्ख आंखें कंधारी अनार के दानों की तरह चमक रही थीं। अंबर ने सोचा इस खोपड़ी में ये आंखें किस शय की हैं। वापस उतरते हुए अंबर को लाश के बिल्कुल करीब से होकर जाना था। जब वो लकड़ी के मस्तूल पर आहिस्ता आहिस्ता फिसलता हुआ लाश के करीब से गुजरने लगा तो एकदम से खोपड़ी के सुराखों में से फुनकारे मारते हुए दो सब सांप बाहर निकले और अंबर की गर्दन के गिर्द लिपटे और उसकी आंखों पर बार बार डसने लगे। अंबर घबरा गया। अगर वो दोनों हाथों से उनको पकड़ता तो नीचे गिर पड़ता। अगर नीचे गिरने से उसे कुछ नहीं हो सकता था, फिर भी वो नहीं चाहता था कि ख्वाम इतनी बुलंदी से हाथ छोड़कर महज सांपों के लिए छलांग लगा दे। उसने सांपों को डसने दिया और फिसलता हुआ नीचे उतराया। जहरीले सांप अभी तक उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे उसकी आंखों को डस रहे थे। डसने से सांपों के दांत जख्मी हो गए क्योंकि अंबर की आंखें पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गई थी। अंबर ने उन दोनों सांपों को गर्दन से पकड़कर उतारा और कुचलकर समंदर में फेंक दिया। बादबानों के गिरने से जहाज के डोलने में काफी फर्क आ गया था, लेकिन बारिश और समुद्री तूफान में कोई फर्क नहीं आया था। वह हैरान था कि वो किस जादूगर या चुड़ैल की लाश थी कि जिसके समंदर में गिरने से इतना जबरदस्त तूफान आ गया था। ये मुइम्मा अंबर की समझ में नहीं आ रहा था। अर्शे पर बारिश और समंदर की तूफानी लहरों की बौछारें पड़ रही थी। वो तरपालों की छत के नीचे उस जगह आ गया जहां जहाज को एक खास सेध में रखने वाली चरखी लगी थी। उस चरखी को रस्सी बांधकर एक जगह रोक दिया गया क्योंकि जहाज की कोई मंजिल ही नहीं थी, तो फिर चाहे वो जिस तरफ बहता चला जाए। बादलों की गरज, बिजली की चमक और समंदरी बड़ी बड़ी मौजों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी।
जहाज लहरों पर डोलता हुआ किसी नामालूम सिमत को बड़ी रफ्तार से चला जा रहा था। अंबर नहीं चाहता था कि जहाज किसी चट्टान से टकराकर पाश पाश हो जाए, क्योंकि इस किस्म के तूफानों में समुद्री जहाज क्षुत्र बेमुहार होकर अक्सर समंदर के अंदर उभरी हुई चट्टानों से टकराकर तबाह हो जाया करते हैं। अंबर अमारा को उसी जहाज से वापस हासिल करना चाहता था। उसका दिल कह रहा था कि अमारा इसी जहाज के अंदर किसी जगह मौजूद है। कहाँ है, यही अंबर को मालूम करना था। बादलों की गरज हल्की होने लगी, तूफान का जोर भी टूटने लगा और बारिश भी कुछ धीमी हो गई। बादलों के हल्के हो जाने से समंदर पर गुरूब होते सूरज की सुर्ख सुर्ख रोशनी फैल गई। तूफान का जोर थम गया था, मगर समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जहाज को उसी तरफ धकेलती लिए जा रही थी। जहाज जनूबी समंदरों की तरफ बहा चला जा रहा था। अंबर तरपाल के नीचे एक तख्ते पर बैठा मारा, नाग और मारिया के बारे में सोच रहा था। उसकी पीठ जनूब की तरफ थी, जहां दूर समंदर से निकले हुए एक पहाड़ की चोटी पर किसी महल का गुंबद सूरज की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। अंबर उठकर अर्शे पर टहलने लगा तो उसकी नजर जनूब की तरफ समंदर में चली गई। दूर बुलंद पहाड़ की चोटी पर चमकते हुए महल के गुंबद को देखकर वो भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि ये कैसा महल है कि गुमनाम समंदर में इतनी दूर एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया है। जहाज को समुद्री मौजें बड़ी तेजी से उस पुरस्रार महल की तरफ लिए जा रही थी। दिन छुप रहा था, सूरज बादलों के पीछे से झांकता हुआ मगरिब में समंदर की तरफ झुक रहा था। जो इस सूरज समंदर में डूबा, समंदर पर अंधेरा छा गया। अंबर ने पहाड़ की तरफ देखा जो अब समंदर में ज्यादा फासले पर नहीं रह गया था। महल में सबसे ऊपर किसी जगह रोशनी हो रही थी, जैसे वहां कोई शम्मा रोशन हो। यह शाम होते ही जैसे अपने आप रोशन हो गई थी। अंबर को एक बात का बहुत फिक्र था। वो हजारों सालों से सहराओं, मैदानों, पहाड़ों और समंदरों में सफर कर रहा था। उसे मालूम था कि जहाज इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि अगर उसे रोका ना गया तो वो किनारे पर चढ़ जाएगा या साहिल पर किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सवाल यह था कि जहाज को रोका किस तरह जाए। अंबर के पास ना तो लंगर था और ना मल्लाह कि जो जहाज को ज्यादा आगे बढ़ने से रोक सके। लंगर इस जहाज का था ही नहीं और गुलाम मल्लाह खुदा जाने किस जिन, भूत या चुड़ैल का निवाला बन गए थे। अंबर ने महसूस किया कि पहाड़ की चोटी वाले महल में जलती रोशनी कभी बुझकर फिर से रोशन हो जाती, गोया वहां से उस समुद्री जहाज को सिग्नल दिए जा रहे थे। ये कौन लोग थे जो इस महल से सिग्नल दे रहे थे? अंबर को अब यही मालूम करना था। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा खतरा था वो यही थी कि जिस रफ्तार से जहाज साहिल की चट्टानों की तरफ बढ़ रहा है, ये जरूर उनसे टकराकर पाश पाश हो जाएगा। मगर अब ऐसा हुआ कि जो ही साहिल करीब आया, जहाज की रफ्तार अपने आप मध्यम हो गई। जो जहाज आगे बढ़ रहा था वो बहुत आहिस्ता हो रहा था। जब साहिल आ गया तो जहाज जूं की चाल चलने लगा और फिर एक जगह समंदर में ही रुक गया। यहाँ से साहिल की चट्टानें 60-70 कदमों पर थी। अंबर को ताज्जुब हुआ कि इस जहाज को किस ताकत ने साहिल के पास आकर रोक दिया है। मगर राज के ऊपर एक और राज का पर्दा गिर रहा था। उसे इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि जहाज के अपने आप रुक जाने के राज पर गौर करता, क्योंकि उसके सामने पहाड़ था जिस चोटी पर एक और पुरस्रार महल था, जिसकी सबसे ऊपर वाली छत की खिड़की में एक गोल चिमनी वाली शम्मा जल रही थी। अंबर एक छोटी सी डोंगा नमा कश्ती पर बैठकर साहिल की तरफ चल दिया। समंदर की जोशीली लहरों ने बहुत जल्द उसे साहिल पर पहुंचा दिया। ये पथरीला साहिल था। अंबर ने कश्ती को पत्थरों में खींचकर एक चट्टान से बांध दिया। ऐसा लगता था कि इस जजीरे में सिवाय एक बुलंद पहाड़ के और कुछ नहीं है। उस पहाड़ के ऊपर महल था जिसकी दीवारें पत्थर की थी और बुर्जियों में अंधेरा छाया हुआ था। महल में भी सिर्फ ऊपर वाली छत की खिड़की में रोशनी हो रही थी, बाकी सारे महल में कहीं रोशनी नहीं थी। रात का अंधेरा उस पहाड़ी जजीरे पर गहरा हो रहा था। यहाँ समंदर की मौजों का बहुत शोर था, क्योंकि वह समंदर से उठकर साहिली चट्टानों से टकराती थी और झाग उड़ाती वापस चली जाती थी। टकराती लहरों के छींटे अंबर तक पहुंच रहे थे। असेबी जहाज पीछे समंदर में अकेला खड़ा डोल रहा था। हैरत की बात यह थी कि लंगर न होने के बावजूद वो अपनी जगह पर साकित खड़ा लहरों का मुकाबला कर रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे किसी तिलिस्म या असेब ने जकड़ रखा हो। अंबर ने महल की तरफ देखा। महल पहाड़ की चोटी पर काफी ऊपर जाकर बना हुआ था। खुदा जाने उसे किसने बनाया था और बनाने वाले अब वहां थे भी कि नहीं, लेकिन वहां कोई ना कोई रहता जरूर था, इसलिए कि महल से असेबी जहाज को बाकायदा सिग्नल दिए गए थे। पहाड़ की एक तरफ पत्थरों का बना हुआ एक तंग जीना ऊपर जा रहा था। अंबर ने जीना चढ़ना शुरू कर दिया। यह जीना पहाड़ के इर्द गिर्द होकर ऊपर जाता था। पहाड़ की दूसरी जानिब भी समंदर ही था, जो रात के पहले अंधेरे में ही स्याही माइल सा दिखाई दे रहा था, और उसकी मौजें पहाड़ के साथ फैली हुई चट्टानों से टकरा टकरा कर वापस जा रही थी। अंबर पत्थर की सीढ़ियां चढ़ता गया। सीढ़ियों के पत्थर टूट फूट गए थे। उनकी दरारों के दरमियान घास उग गई थी। जीने की एक जानिब स्याह काले पहाड़ की ऊंची दीवार थी और दूसरी जानिब गहरा समंदर था। अंबर बेखौफ होकर ऊपर चला जा रहा था। वो असेबी जहाज, महल और अमारा की गुमशुदगी के राज को हल करना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कितनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। अंबर अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। पहाड़ के तीनों चक्कर लगाने के बाद जीना सीधा हो गया और दूर ऊपर पहाड़ की चोटी पर महल का मेहराबी दरवाजा दिखाई देने लगा, जो रात के अंधेरे में भी फीका फीका सा दिखाई दे रहा था। अंबर पुरस्रार महल के दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजा बंद था। मेहराब पर जंगली बेल की घनी शाखों ने साया कर रखा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से रोशनी बहुत कम थी।
अंबर ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर से बड़ी सख्ती से बंद था। महल की दीवार सीधी ऊपर को चली गई थी और दूसरी मंजिल पर काफी ऊपर जाकर 2 खिड़कियां थी जो बंद थी और वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। उन खिड़कियों में से भी अंदर नहीं जाया जा सकता था। महल की पिछली दीवार के नीचे इतनी गहरी खाई थी कि वहां कुछ नजर नहीं आता था। अंधेरे में समंदर की तूफानी मौजें दूर नीचे पत्थरों से सर टकराकर भयानक शोर पैदा कर रही थी। आसमान पर एक जगह से बादल फट गए और चांद निकल आया। चांद की पुरस्रार जर्द रोशनी में समंदर में खड़ा से भी जहाज साफ दिखाई देने लगा। अंबर की निगाह जहाज की तरफ गई तो उसने देखा कि एक कश्ती साहिल की तरफ चली आ रही है। चांदनी में उस कश्ती में बैठे 4 इंसानों के साए नजर आ रहे थे। 2 कश्ती चला रहे थे और 2 कश्ती में कोई संदूक रखे खामोश बैठे थे। ये आदमी जहाज में कहां से निकल आए? जहाज तो बिल्कुल खाली था। अंबर पहाड़ की चोटी पर खड़ा कश्ती को साहिल की तरफ आते देख रहा था। कश्ती किनारे पर आकर लग गई। चारों आदमियों ने लंबूतरा संदूक जो मुर्दा रखने वाले ताबूत की तरह था उठाया और पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये लोग ऊपर महल पर आ रहे थे। अंबर एक बड़े पत्थर की ओट में होकर बैठ गया और उन लोगों का इंतजार करने लगा। पहाड़ का पूरा चक्कर काटकर वो चारों आदमी महल के दरवाजे पर आकर रुक गए। चांदनी में अंबर ने देखा कि उन चारों ने लंबे स्याह चोगे पहन रखे थे। सरों पर लंबूतरी स्याह टोपियां थी, आंखों पर स्याह नकाब थे और कमर के साथ तलवारें लटक रही थी। दरवाजे के पास आकर उन्होंने मुर्दे का ताबूत जमीन पर रख दिया। एक नकाब पोश आगे बढ़ा। दरवाजे में एक जगह हाथ डालकर उसने किसी शय को अपनी तरफ खींचा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। ये चारों नकाब पोश ताबूत कंधों पर उठाकर दरवाजे में दाखिल हो गए। उनके जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंबर सोचने लगा, इस ताबूत में किसकी लाश थी? ये लोग महल में क्या करते हैं? ये लाश किस लिए ऊपर ले जा रहे हैं? अंबर पत्थर की ओर से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने पूरी ताकत से उस पर तलवार का वार किया। ये वार खोपड़ी को 2 टुकड़े कर देने के लिए काफी था, मगर तलवार अंबर के फौलादी खोपड़ी से लगकर टूट गई। अंबर ने पलट कर देखा, एक नकाबपोश आधी तलवार हाथ में थामे खड़ा था और यकीनन हैरान हो रहा था कि अंबर तलवार का इस कदर भरपूर वार खाने के बाद जिंदा कैसे बच गया। अंबर उस नकाबपोश को मारना नहीं चाहता था, वो उससे खुफिया महल का राज मालूम करना चाहता था। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या करते हो? नकाबपोश ने टूटी हुई तलवार से एक और जबरदस्त वार किया। इस बार तलवार अंबर के पेट में घूमने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा वही निकला। तलवार नकाबपोश के हाथ से टूटकर नीचे गिर पड़ी। जब उसने अपने दोनों वार खाली जाते देखे तो अपने लंबे चोगे की जेब से एक कंकरी निकालकर उस पर कुछ फूंका और अंबर पर फेंकी। कंकरी सांप बनकर अंबर की गर्दन पर गिरी और सांप ने अंबर के ऊपर वाले होंठ पर डस दिया। अंबर ने सांप को पकड़कर कुचल डाला। नकाबपोश ने जेब से एक पत्थर का पुतला निकालकर अंबर के आगे फेंका। पत्थर का पुतला बड़ा होते होते एक खौफनाक शक्ल वाला भूत बन गया। भूत के 4 हाथ और 4 सर थे। उसने अंबर को दबोच लिया। अंबर भी होशियार हो चुका था। भूत ने अंबर को गर्दन से पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखें निकालने की कोशिश की, लेकिन अंबर ने एक झटके से भूत का सर उसकी गर्दन से अलग कर दिया। फिर दूसरे झटके से दूसरा और फिर तीसरा सर गर्दन से तोड़कर नीचे फेंक दिया। भूत का चौथा सर अपने आप मुर्दा होकर लटक गया और भूत छोटा होते होते जमीन के अंदर धंस गया। नकाबपोश जादूगर परेशान होकर एक तरफ को भागा। अंबर ने उस पर छलांग लगाई। वो बिजली जैसी तेजी से उसके नीचे से निकलकर महल की पिछली दीवार की तरफ दौड़ा। अंबर उसके पीछे भागा। नकाबपोश को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उसे मालूम हो चुका था कि उसका मुकाबला किसी बहुत बड़े जादूगर से है। आगे जाकर पहाड़ खत्म हो गया था और नीचे समंदर और चट्टानें थी। नकाबपोश ने अंबर को अपने पीछे आता देखा तो नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही नकाबपोश के जैसे स्याह बड़े बड़े पर निकल आए और वो बहुत बड़े चमगादड़ की तरह हवा में तैरता हुआ समंदर के ऊपर जाकर गायब हो गया। अंबर ये हैरत अंगेज मंजर देखता रह गया। चांद फिर बादलों की ओट में आ गया था और समंदर के ऊपर चारों तरफ अंधेरे की हल्की स्याह चादर फैल गई थी। अंबर अब महल में जाकर यह पता करना चाहता था कि कहीं उस ताबूत में अमारा की लाश तो नहीं थी। उसे शक था कि उन नकाबपोश जादूगरों ने कहीं अमारा को मारकर या बेहोश करके ताबूत में न डाल रखा हो। वो महल के दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने वो जगह तलाश कर ली जिसमें हाथ डालकर नकाबपोश ने दरवाजे को खोला था। यहाँ एक लोहे की छोटी सी हत्ती लगी थी। अंबर ने हत्ती को अपनी तरफ खींचा तो दरवाजे का एक पट आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंबर एक तरफ हो गया। उसने सर आगे करके दरवाजे के अंदर देखा। वहां अंधेरा था, खामोशी थी, सिवाय समंदर की लहरों के वहां और कोई आवाज नहीं थी। अंबर दरवाजे के अंदर आ गया। यहाँ अंदर से ठंडी हवा आ रही थी जिसमें नमी की बू थी। अंधेरे में अंबर को कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। सामने एक लंबी ड्योढ़ी थी जिसके दोनों जानिब कोठलियां बनी हुई थी जिनके दरवाजे बंद थे। अंबर दरवाजे से गुजरकर ड्योढ़ी में आया तो उसके पीछे दरवाजा दोबारा बंद हो गया। ये कोई जादू का महल लगता था जिसमें आसेबी रूहें जादूगरों की कैद में थी। अंबर अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। ड्योढ़ी से आगे एक तंग गली आ गई। ये दाएं जाने मुड़ गई और अंबर को ऊपर हल्की सी रोशनी नजर आई। ये रोशनी ऐसी थी जैसे किसी जगह आग चल रही हो। गली का फर्श ऊंचा होता गया जैसे वो किसी घाटी की चढ़ाई चढ़ रहा हो। रोशनी एक गोल सुराख में से आ रही थी। अंबर ने सुराख में से झांक कर देखा। अंदर एक गोल कमरा था जिसके दरमियान में एक पत्थर के बड़े प्याले में आग चल रही थी। उसके इर्द गिर्द 6-7 नकाबपोश खामोश खड़े थे। उनके पांव के करीब चबूतरे पर वही ताबूत रखा था
जिसके अंदर अंबर के ख्याल में अमारा की लाश थी या वो बेहोश पड़ी थी। नकाब पोशों ने भारी आवाज में जादू के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्रों की आवाजों के साथ ही दीवार एक जगह से शक हुई और उन नकाब पोशों जादूगरों का सरदार बड़ा जादूगर नमदार हुआ। जादूगरों के सरदार के सर पर काले रंग का ताज था, जिसके ऊपर एक जिंदा सांप फन उठाए बैठा था। उसके आते ही दूसरे नकाबपोश परे परे हट गए। सरदार जादूगर ने ताबूत पर दोनों हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा, फिर उसके ढकने को खोल दिया। अंबर ये सब कुछ हैरत से तक रहा था। ताबूत में से वाकई हमारा लेटी लेटी ऊपर उठने लगी। ताबूत से ऊपर कोई 5-6 फीट बुलंद होकर उसका हवा में लेटा हुआ बेहोश या मुर्दा जिस्म रुक गया। नकाबपोश जादूगर सरदार ने कोई शय आग में डाली। नीले रंग का एक शोला बुलंद होकर बुझ गया। कमरे में लोबान का धुआं फैल गया। उसकी तेज बू अंबर ने भी महसूस की। खुदा जाने ये जादूगर अमारा के साथ क्या सलूक करने वाले थे। अंबर ने सोचा कि वो छलांग लगाकर उन खबीस जादूगरों के दरमियान पहुंच जाए और अमारा को उनके पंजों से छुड़ा लाए। फिर ख्याल आया कि इस तरह अमारा की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उसे तो ये लोग कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे, मगर हो सकता है अमारा को अपने जादू से हलाक कर दें। वो वहीं सुराख के साथ लगा उन जादूगरों को तकता रहा। सरदार जादूगर ने हाथ का इशारा किया। एक नकाबपोश लपक कर एक तरफ गया और दीवार के साथ रखे संदूक में से एक इंसान का कटा हुआ सर लेकर वापस अपनी जगह पर आ गया। यह कटा हुआ सर किसी समुद्री जहाज के मल्लाह का लगता था। उसके काने में तांबे की मुंदरा थी और मूंछें बहरी लुटेरों जैसी थी। हो सकता है असेबी जहाज के सारे मल्लाहों को इन्हीं जादूगरों ने हलाक कर दिया हो। अंबर ये सोच ही रहा था कि सरदार जादूगर ने बहरी लुटेरे का कटा हुआ सर हाथ में लेकर उसे आग पर रख दिया। इंसानी बाल और खाल जलने लगे और उसकी बू उठी। जब इंसानी सर बिल्कुल जलकर कोयला हो गया तो सरदार जादूगर ने उसे एक सुलाख की मदद से आग से बाहर निकाला और अमारा के बेहोश जिस्म के ऊपर लाकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जादूगर सरदार भुना हुआ इंसानी सर उसी तरह सुलाख में लटकाए खड़ा मंत्र पढ़ता रहा। जब अमारा के जिस्म ने कामना बंद कर दिया तो जादूगर ने इंसानी सर प्याले की आग में डाल दिया, जिसने उसी वक्त आग पकड़ ली और खोपड़ी की हड्डी चटक चटक कर जलने लगी। जादूगर सरदार ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अमारा के जिस्म की तरफ अपनी लंबी लंबी उंगलियों का इशारा किया। अमारा का बेहोश अकड़ा हुआ फजा में लटकता जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया और फिर वो अपने आप ताबूत में चला गया। सरदार जादूगर ने ताबूत बंद कर दिया और अपनी भारी सोई हुई आवाज में बोला, ताबूत को तहखाने में ले जाओ। 10 रोज बाद पूरा चांद आधी रात को समंदर से निकलेगा। उस रात इस औरत की गर्दन काट कर आग में डाल दी जाएगी और फिर हम सब गैर फानी हो जाएंगे। फिर हम कभी न मर सकेंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। इस ऐलान पर बाकी नकाबपोशों ने हाथ बुलंद करके नारे लगाए और 4 नकाबपोश अमारा का ताबूत कंधों पर रखकर दीवार के साथ वाली सीढ़ियां चढ़कर उस सुराख की तरफ बढ़े जहां अंबर छुपकर खड़ा यह भयानक जादू का खेल देख रहा था। अंबर जल्दी से पीछे हटकर अंधेरे में दीवार के साथ लग गया। नकाबपोश ताबूत लेकर सुरंग में उतर गए। अंबर उनके पीछे पीछे आ रहा था। सुरंग में अंधेरा था। एक मोड़ पर मशल रोशन थी। उसकी रोशनी में नकाबपोश जादूगरों ने दीवार के आगे ताबूत रख दिया। सामने लोहे का दरवाजा था जिस पर बड़ा मजबूत और पुराना ताला पड़ा था। एक नकाबपोश ने ताले पर उंगली रखकर कोई जादू का मंत्र पढ़कर फूंका। ताला अपने आप खुल गया। वो नकाबपोश जादूगर वहीं खड़ा रहा। बाकी नकाबपोश अमारा का ताबूत लेकर अंदर चले गए। उन्होंने ताबूत अंधेरी कोठरी में ले जाकर रख दिया। बाहर आए तो नकाबपोश जादूगर ने वैसे ही ताला फिर से लगा दिया। इस काम से फारिग होकर चारों जादूगर हाथ बांधकर आहिस्ता आहिस्ता चलते सुरंग के मोड़ मुड़कर गायब हो गए। जब अमर को यकीन हो गया कि नकाबपोश वहां से काफी दूर चले गए हैं तो वो दीवार की ओर से निकलकर बंद दरवाजे के पास आया। उसने ताले पर हाथ रखा और फिर एक हल्का सा झटका दिया। ताला खुल गया। अंबर दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर कोठरी में आ गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसे यहाँ वही खुरखुराने और किसी दरिंदे के सांस लेने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वो अंधेरे में ही दीवार के साथ लगकर टिटोल टिटोल कर आगे बढ़ने लगा। ये घोटली नहीं बल्कि एक सुरंग थी, एक और सुरंग, और नकाबपोशों ने उस सुरंग के आखिर में जाकर एक चबूतरे पर अमारा का ताबूत रखा था। अंबर फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। अचानक अंधेरे में उसका पांव एक खाली जगह पर पड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ये एक गहरा खुश्क अंधा कुआं था जिसमें ऊपर को उठे हुए नेज़े और तलवारें लगी थी। अंबर उन नेज़ों और तलवारों के ऊपर जाकर गिरा। अगर वो अंबर ना होता तो उसका जिस्म उन तलवारों और नेज़ों ने छलनी कर दिया होता, मगर अंबर पर कोई असर न हुआ। उल्टा उसके गिरने से नेज़े और तलवारें टूट गई जैसे उन पर कोई भारी पत्थर गिरा हो। अंबर ने अंधेरे में टिटोला। वो एक छोटे से मगर बड़े गहरे कुएं में कैद हो चुका था। कुएं की गोल दीवार गड़े हुए पत्थर की थी जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। अंबर को दुनिया का कोई हथियार हलाक नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसे गहरे कुएं में वो गिर पड़े तो रस्सी या सीढ़ी के बगैर ऊपर नहीं चढ़ सकता था। फिर वो आम इंसानों की तरह बेबस हो जाता था। ऐसे मौकों पर उसे खोया हुआ तावीज़ बहुत याद आता। उस वक्त भी अंबर बेबस हो गया था। वो किसी को आवाज़ भी नहीं दे सकता था। अमारा उसके ऊपर जरा फासले पर एक ताबूत में बंद पड़ी थी। वो एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते थे। अंबर ने उसी वक्त नाग और मारिया को याद किया। अगर किसी तरह उनमें से कोई वहां आ जाता तो उसे कुएं की मुसीबत से रिहाई दिला सकता था, वरना कोई खबर न थी कि अंबर को कब तक उसी अंधे कुएं में रहना पड़े। दूसरी तरफ नाग और मारिया को भी जरा देखते हैं कि वो किस हालत में है।
जैसा कि आप सुन चुके हैं कि नाग और मारिया पेरिस के एक होटल में आमने सामने वाले कमरे में रहते थे और शहर में दिन भर अंबर की तलाश में फिरते रहते कि शायद वो उन्हें किसी जगह मिल जाए। जब दोनों अंबर को तलाश करते करते थक गए और उन्हें यकीन हो गया कि अंबर पेरिस में नहीं है तो उन्होंने शहर छोड़ देने का फैसला कर लिया। अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? मारिया ने पूछा। नाग कुछ सोचकर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि हमें उंदलस के मुल्क की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि मैंने अंबर की जुबानी एक बार सुना था कि वो मुसलमानों के उंदलस और आज के स्पेन की सैर करना चाहता है। मारिया ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया हो और उंदलस की सैर का उसे ख्याल भी ना रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। फिर तुम्हारा मशवरा क्या है? नाग ने मारिया से पूछा। मारिया उस वक्त नाग के कमरे में ही थी। नाग सोफे पर बैठा चाय पी रहा था और मारिया पलंग पर बैठी थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, क्या ख्याल है अगर हम स्पेन ही की तरफ निकल चलें तो अच्छा ना होगा, क्योंकि मुमकिन है अंबर अपनी मुसीबत से निकलकर उसी मुल्क की तरफ सफर कर रहा हो। नाग ने चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा, हाँ, इस तरह कम से कम हम यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया करने से तो बच जाएंगे, क्योंकि अंबर ज्यादा देर मुसीबत में फंसने वाली चीज नहीं है। मारिया हंस पड़ी। मुसीबत तो उससे कोसों दूर भागती है। इतने में बहरा नाग के कमरे में दाखिल हुआ। बहरा खौफ भरी नजरों से कमरे में दाएं बाएं देख रहा था, क्योंकि उसने कमरे में दाखिल होते ही एक औरत की आवाज सुनी थी। ये मारिया की आवाज थी जो उस कमरे में मौजूद थी, मगर किसी को नजर नहीं आ रही थी। नाग समझ गया कि होटल का बहरा क्या शय देखने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उसने बहरे की तरफ चुटकी बजाकर पूछा, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारी कोई शय गुम हो गई है? नहीं तो सर, कोई शय गुम नहीं हुई, वैसे ही देख रहा था। खाना किस वक्त खाएंगे सर? होटल का बहरा गोल मेज के बिल्कुल सामने खड़ा था। उस मेज के पास ही पलंग पर मारिया दूध का गिलास लिए बैठी थी। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक ले आना खाना। बहरे ने हंसकर कहा, सर आज हमने एक जापानी डिश भी बनाई है, वो ले आऊं? कौन सी डिश है वो? बहरा बोला, सर सांप उबाले हैं। नाग एकदम से उठकर खड़ा हो गया। गुस्से से उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो खुद एक सांप था और अपने भाइयों का होटल में सूप बनते और उबलते नहीं देख सकता था। बहरा डर कर सहम गया, मगर नाग ने बहरे को कुछ न कहा। अपने गुस्से पर काबू पा लिया और सोफे पर बैठते हुए कहा, आइंदा खबरदार जो मेरे सामने उबले हुए सांपों का जिक्र किया। बहरे ने डरते डरते कहा, सर एक मोटा जर्मन कप्तान होटल में ठहरा है, वो सांपों का गोश्त बड़े शौक से खाता है। नाग ने पूछा, कौन से कमरे में ठहरा है वो? सर 17 नंबर में। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बहरे को भी पता था कि आमने सामने वाले दोनों कमरों में एक भूत रहता है, चुनाचे वो भी सहमा सहमा अंदर आया करता था। वो जाने लगा तो मारिया को शरारत सूझी। उसने बहरे के आगे आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, और क्या हाल है तुम्हारा मिस्टर बहरा? बहरा चीख मारकर कमरे से भाग गया। मारिया कहका लगाकर हंस पड़ी। नाग ने कहा, बेचारा पहले ही डरा हुआ था, अब तो वो कभी हमारे कमरे में नहीं आएगा। मारिया बोली, ना आए, हम भी तो शाम तक ये होटल छोड़ने वाले हैं। नाग ने कहा, उंदलस को जाने वाले समुद्री जहाज का पता करना पड़ेगा पहले। मेरा ख्याल है कि पेरिस की बंदरगाह मार्सेल से स्पेन को हर दूसरे तीसरे रोज जहाज जाता है, वहां चलकर मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल है कि हम दोपहर का खाना खाने के बाद यहाँ से मार्सेल शहर की तरफ रवाना हो जाएंगे। दोपहर का खाना मारिया और नाग ने मिलकर बंद कमरे में खाया। उसके बाद नाग ने कहा, मैं नीचे जाकर होटल का बिल अदा करके आऊँ और साथ ही जरा इस मोटे जर्मन कप्तान की भी खबर लेता आऊंगा, जिसे सांपों का गोश्त बहुत पसंद है। मारिया ने पूछा, क्या सलूक करोगे उसके साथ? नाग बोला, ऐसा सलूक करूंगा कि आइंदा वो सांप खाने की जरूरत नहीं करेगा। नाग कमरे से निकल गया। मारिया गुस्ल खाने में नहाने और कपड़े तब्दील करने चली गई। नाग ने होटल के मैनेजर के पास आकर बिल की रकम अदा की। मैनेजर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि दोनों असीबी कमरे खाली हो रहे थे, क्योंकि उसे मालूम था कि इस नौजवान नाग की वजह से ही सामने वाले कमरे में भी कोई भूत आबाद है। नाग ने कहा, मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माजरत चाहूंगा। मैनेजर ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। फिर वो हंसने लगा। नाग ने भी वैसे ही हंसी का जवाब दिया और ऊपर वाली मंजिल में आकर 17 नंबर कमरे के बाहर रुक गया। उस कमरे में सांपों के गोश्त का शौकीन मोटा जर्मन कप्तान ठहरा हुआ था। नाग ने कमरे की घंटी बचाई। भारी भरकम मोटा भद्दा बड़ी बड़ी मूंछों वाला जर्मन कप्तान उबले हुए 4-5 सांपों को मजे ले लेकर खाने के बाद रुमाल से अपनी मूंछें साफ कर रहा था। घंटी की आवाज सुनकर वो गुर्राया, कौन है? अंदर आ जाओ अहमक आदमी। नाग दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मोटे कप्तान ने लाल लाल आंखें उठाकर अपने सामने एक सूट बूट वाले पतले दुबले नौजवान को देखा तो उसने बेपरवाही और गुस्से से पूछा, किसको तलाश करते फिर रहे हो उल्लू की दुम? नाग को गुस्सा तो बड़ा आया, मगर वो पी गया। बड़े अदब से करीब आकर बोला, जनाब मैं अपने भाइयों की तलाश में आपके पास आया हूँ। तुम्हारे भाइयों का मेरे साथ क्या वास्ता? मोटे कप्तान ने करख्त आवाज में पूछा। नाग ने उसी अदब से जवाब दिया, जनाब आपने मेरे भाइयों को अभी अभी खाया है। क्या मतलब? मोटा जर्मन कप्तान अपनी कुर्सी पर उठकर खड़ा हो गया। वो नाग को कोई पागल नौजवान समझने लगा जो होटल वालों की नजर बचाकर अंदर आ गया था। उसने नाग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नौजवान मैं जानता हूँ तुम पेरिस के सबसे बड़े पागल खाने से भागकर यहाँ आ गए हो, लेकिन यकीन करो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए बेहतर यह है कि मेरे कमरे से निकलकर चुपचाप वापस पागल खाने चले जाओ। नाग ने कहा, जनाब आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मगर आपने अभी अभी खाने में क्या खाया था?
मोटा जर्मन उस पागल की बातों से अब खुश हो रहा था। मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गया और दांतों में खलाल करते हुए बोला, उल्लू की दुम, मैंने तो अभी 4 सांप खाए हैं जो खास तौर पर मेरे लिए उबाले गए थे। नाग ने कहा, जनाब वही 4 सांप मेरे भाई थे, आपने उन्हें खा लिया। मैं आपसे अपने भाइयों का बदला लेने के लिए आया हूँ। मोटा जर्मन अब पूरी तरह समझ गया कि यह कोई पागल है। उसने कहका लगाकर कहा, अच्छा तो वो सांप तुम्हारे भाई थे? नाग बोला, हाँ जनाब। तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? मोटे जर्मन ने पूछा। नाग ने कहा, मैं चाहता हूँ जनाब कि आप मुझे भी उबाल कर खा जाएं। क्या तुम सांप हो? मोटे जर्मन ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। नाग ने बड़े सुकून से जवाब दिया, हाँ जनाब मैं सांप हूँ। इस पर मोटे जर्मन ने जोरदार कहका लगाया और उसकी तोंद कुर्सी पर हिलने लगी। बोला, अच्छा तो फिर सांप बन जाओ, मैं तुम्हें अभी उबाल कर खा जाऊंगा। अभी बन जाता हूँ जनाब। नाग ने इतना कहा और आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और स्याह रंग का बड़े फन वाला सांप बन गया। मोटा जर्मन अपनी कुर्सी पर सुन्न होकर रह गया। उसके पांव तले की जमीन निकल गई। जो कुछ उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके सामने मेज पर एक काला नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी गर्दन मेज से 3 फीट बुलंद थी और वो फन उठाए झूम रहा था और अपनी लाल लाल आंखों से जुबान निकाल निकाल कर घूर रहा था। मोटे जर्मन का तो सारा खून खुश्क हो चुका था। एक तो उसके सामने जिंदा इंसान सांप बन गया था, दूसरे एक जहरीला सांप उसकी तरफ फन उठाए फुंकारता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोटा जर्मन उठकर भागने वाला था कि सांप उछलकर उसकी गर्दन में लिपट गया। सांप का फन मोटे जर्मन की आंखों के बिल्कुल सामने था। उसे काले नाग की स्याह मूंछों के खौफनाक बाल भी साफ नजर आ रहे थे। वो थर थर कांपने लगा। नाग उसे बाकी सांप खाने के लिए जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। सांप ने बड़े आराम से अपना मुंह कांपते हुए जर्मन के माथे पर ले जाकर जोर से डस दिया। मोटे जर्मन के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। सांप उसकी गर्दन से उतरकर फर्श के कालीन पर आया और फिर गुम हो गया। कमरे में लोग जमा हो गए। मोटे जर्मन की जुबान बंद हो चुकी थी। जहर बेहद खतरनाक था। उसका सफेद रंग नीला पड़ चुका था और मुंह और नाक और कानों से खून जारी हो गया था। वो हाथ से एक तरफ इशारा कर रहा था मगर उधर कुछ भी नहीं था। सांप एक बार फिर नाग की शक्ल में आकर वहां से अपने कमरे में जा चुका था। मारिया ने नाग को अब कमरे में दाखिल होते देखकर कहा, मेरा ख्याल है मोटा जर्मन कप्तान कभी सांप नहीं खाएगा। नाग ने कहा, मैंने उसे इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो आइंदा कोई सांप खा सके। तीसरे पहर के करीब नाग और मारिया ने होटल छोड़ दिया। पेरिस के एक कारवां से वो बंद बग्गी में सवार हुए और सारी रात सफर करने के बाद दूसरे रोज मार्सेल्स पहुंच गए। यहाँ एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी जहां से समुद्री बागबानी जहाज रोम, मिस्र और स्पेन के लिए रवाना होते थे। यहाँ भी नाग ने एक पुराने किस्म के होटल में कमरा किराए पर ले लिया। मारिया को उस कमरे में ठहरने को कहा और खुद जहाज का पता करने बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। ये शहर फ्रांस के पुराने शहरों की तरह था। ज्यादा आबादी नहीं थी मगर बंदरगाह होने की वजह से बाजारों में बड़ी रौनक थी। लोग 19वीं सदी के लिबास में चल फिर रहे थे। औरतों ने फूले हुए फ्रॉक पहने थे और रंग बिरंगी छतरियां खोल रखी थी। बंदरगाह पर बड़ी चहल पहल थी। कई बागबानी जहाज बंदरगाह में खड़े थे। नाग ने फ्रांसीसी जुबान में एक आदमी से पूछा कि स्पेन की जानिब जहाज कब रवाना होगा। मालूम हुआ कि 3 रोज बाद एक मुसाफिर जहाज स्पेन जाने वाला है। उसके टिकट बिक रहे थे। नाग ने फर्स्ट क्लास में कैबिन अपने नाम से बुक करवा लिया और मारिया को आकर खबर कर दी। वो 3 दिन उन्होंने मार्सेल शहर की सैरो सियाहत में गुजार दिए। यहाँ पेरिस के मुकाबले में मौसम बड़ा खुशगवार था और धूप भी खूब चमकती थी। चौथे रोज नाग और मारिया बंदरगाह पर आ गए। एक बड़ा जहाज स्पेन जाने को तैयार खड़ा था। उसके सफेद और सुर्ख बादबान मस्तूलों के साथ लिपटे हुए थे। मुसाफिर सीढ़ियां चढ़कर जहाज में सवार हो रहे थे। दूसरी तरफ से मजदूर उनका सामान जहाज पर लाद रहे थे। नाग और मारिया के पास कोई सामान नहीं था, बस एक छोटा सा टैची केस था जिसमें जरूरत की चंद एक चीजें थी। जहाज के अरशे से ऊपर वाली मंजिल पर फर्स्ट क्लास के सिर्फ 4 कैबिन थे। उनमें से एक कैबिन नाग के नाम बुक था। नाग कैबिन में आ गया। मारिया भी उसके साथ थी। उसके टिकट लेने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। छोटा सा कैबिन बड़ा खूबसूरत था। पलंग, मेज, कुर्सी और दीवार के साथ आईना लगा था। नाग ने कहा, तुम पलंग पर सोया करना, मैं कालीन पर सो जाया करूंगा। नाग भाई, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ करोगे? मैं तो बाहर अरशे पर भी जाकर सो सकती हूँ। नहीं मारिया बहन, मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरी बहन बाहर सो रही हो। तुम आराम से पलंग पर सोना, मेरा क्या है, मैं तो सांप बनकर जहाज की छत पर चढ़कर भी सो जाया करूंगा। जहाज के बादबान खोल दिए गए। लंगर उठा दिया गया। कप्तान के हुक्म से सीढ़ी पहले ही ऊपर खींच दी गई थी। जहाज ने 2-3 बार भोंपू से विसल बचाए और वो समंदर में रवाना हो गया। सारा दिन सारी रात जहाज समंदर में बड़े सुकून के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा। इसी तरह 3 दिन समंदरी सफर में गुजर गए। मारिया पलंग पर सो जाती। नाग कभी कालीन पर और कभी कैबिन से बाहर निकलकर जहाज की छत पर जाकर सो जाता। उस वक्त वो एक छोटे से सांप की शक्ल में होता। जहाज पर नाग और मारिया को सफर करते तीसरा रोज था कि आसमान बादलों से भर गया और तूफानी हवा चलने लगी। नाग उस वक्त जहाज के अरशे पर जंगले के साथ लगकर खड़ा था। वो इंसानी शक्ल में था। जहाज ने डोलना शुरू कर दिया। नाग ने सोचा कि वो नीचे मारिया के कैबिन में चला जाए। अभी वो सोच ही रहा था कि जहाज का जंगला तूफानी हवा में यकलख्त टूट गया और नाग जंगले के साथ ही समंदर में जा गिरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो गया कि नाग को इतनी मोहलत ही न मिल सकी कि वो परिंदा बनकर उड़ जाता। उधर समंदर में तूफान की वजह से एक व्हेल मछली जहाज के करीब से होकर निकल रही थी। इत्तेफाक से व्हेल उस वक्त सांस लेने के लिए बाहर निकली हुई थी।
नाग ऐन वेल मछली के गुलछड़े के सुराख पर गिरा और उसके अंदर से होता हुआ वेल के पेट में आ गया। अभी वो समंदर के ऊपर जहाज की ताजा हवा में खड़ा था और अभी वेल मछली के पेट में था। ये सारा भयानक खेल बस 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू होकर खत्म हो गया। नाग भौंचक्का होकर रह गया। वो वेल के इतने बड़े सुरंग जैसे अंधेरे पेट में पहुंचते ही नीम बेहोश हो गया। वो मछली के मैदे में जाकर गिरा था और यहाँ वो मैदे की लबलबी तहखाने के पानी में घुटनों तक डूब गया। मैदे की फिजा में ऐसी गैस फैली हुई थी जिसके नाग का दम घुटने लगा और उस पर बेहोशी जाने लगी। उसने बेहोश होते होते गहरा सांस खींचा और सांप बनकर वेल मछली के मैदे की दीवार के साथ चिपक गया। सांप बन जाने से इतना फायदा हुआ कि उस पर मैदे की तेजाबी हवा ने असर न किया, क्योंकि सांप थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ ही काफी देर तक जिंदा रह सकता है। मगर अब एक खतरा था कि वेल मछली के मैदे से जो तेजाबी रतूबत निकल रही थी वो इस कदर तेज थी कि नाग का सारा जिस्म गल सकता था। मैदे की दीवार से भी हल्की हल्की रतूबत रिसने लगी थी। नाग ने मैदे में आगे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। वो वेल मछली की पसलियों के बड़े हाल कमरे में आ गया। ये सचमुच एक गोल हाल कमरा था जिस पर बड़ी बड़ी पसलियों की छत पड़ी थी। यहाँ ज्यादा अंधेरा नहीं था। नाग ने वेल मछली की चर्बी वाली कमर का अंदरूनी हिस्सा देखा जो उसे एक मैदान की तरह फैला हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था। शायद वेल मछली को भी एहसास हो गया कि उसके अंदर कोई शय मुसलसल रेंग रही है। वो बार बार खांस रही थी। हर खांसी के साथ हवा का एक भगोला सा नाग को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करता, लेकिन नाग पसलियों के दरमियान एक जगह चिमटा हुआ था, क्योंकि वो वेल मछली के मुंह से बाहर निकलना चाहता था। वहां जान का खतरा था। नाग वेल के गुलछड़े के सुराख से बाहर निकलना चाहता था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि जहां से वेल ने सांस लिया था वो सुराख किस जगह पर है। उसने अंदाजा लगाकर वेल मछली की कमर की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। एक जगह दूर गर्दन की बड़ी बड़ी गोल हड्डियों के दरमियान उसे हल्की रोशनी आती दिखाई दी। नाग तेजी से रेंगते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां वेल की गर्दन के ऊपर एक ऐसी मछली चिमटी हुई है जिसमें से रोशनी बाहर निकल रही है। शायद ये बिजली की मछली रेल थी। सामने वेल मछली का जबड़ा था जिसके अंदर छोटे छोटे बारीक नोकीले तेज दांतों का दोनों जाने फुटपाथ सा बना हुआ था। यहाँ जाने का मतलब था कि वो पिस कर रह जाएगा। नाग तेजी से वापस मुड़ा क्योंकि वेल मछली जोर से खांसने लगी थी। नीचे से हवा का दबाव बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ आता था। नाग गले के अंदर एक जगह चिमट गया। जब वेल की खांसी खत्म हुई तो नाग ने देखा कि उसके अंदर ऊपर रोशनी अंदर आ रही है। जल्दी से ऊपर गया। ये जगह वेल की आंख थी। रोशनी उसकी आंख के डेले में से होकर नीचे उसके देव हैकल जिस्म के अंदर आ रही थी, जिससे नाग ने अंदाजा लगाया कि वेल मछली समंदर के ऊपर तैर रही है। उसने सोचा कि वेल की आंख फोड़कर बाहर निकल जाए। वो आंख की तरफ लपका ही था कि उसकी हरकत से वेल मछली खबरदार हो गई। वो तड़प कर पानी में उल्टी हुई और पूरी ताकत से गोता लगाकर समंदर के अंदर चली गई। वेल के जिस्म के अंदर तूफान आ गया। उसके मैदे में खाई हुई मछलियां इधर से उधर गिरने लगी। बड़ी बड़ी चर्बी वाली दीवारें आगे पीछे होने लगी। नाग बेचारा अजीब मुसीबत में फंस गया था। उसे मारिया का ख्याल आया कि रात को जब वो उसके कैबिन में उसे शब बखैर कहने ना गया तो वो परेशान हो जाएगी। नाग की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या तरीका इख्तियार करे कि वेल मछली के जिंदान से उसे रिहाई नसीब हो। नाग ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो वेल मछली के पेट से निकल कर रहेगा। उसने वेल की गर्दन से जरा नीचे ऊपर वाली पसलियों पर चढ़कर वेल की चर्बी से भरी हुई दीवार को मुंह से खुरचना शुरू कर दिया। पहले तो वेल मछली को जरा सा भी एहसास न हुआ। जब नाग ने आधे से ज्यादा सुराख कर लिया तो वेल ने एक झुरझुरी सी ली और समंदर में उछलना शुरू कर दिया। मगर नाग अपने काम में लगा रहा। उसने वेल के जिस्म की दीवार में गोल सुराख ऊपर तक कर लिया और फिर अपना सर बाहर निकाला। धूप और ताजा हवा में आकर उसकी जान में जान आई। वो वेल मछली के जिस्म के सुराख से बाहर निकल आया। अब वो वेल की कमर से लिपटा हुआ था और वेल मछली एक तूफानी जहाज की तरह बड़ी जबरदस्त रफ्तार से समंदरी मौजों को चीरती हुई आगे भागी जा रही थी। वो कभी पानी में डूब जाती और कभी पानी से बाहर आ जाती। नाग ने मौका गनीमत जाना और जो ही एक बार वेल मछली पानी से बाहर आई वो सफेद उकाब बनकर हवा में ऊपर उठ गया। ऊपर हवा में आते ही उसने सबसे पहले जो शय देखी वो एक छोटा बादबानी जहाज था जो थोड़ी दूर लहरों पर भागा जा रहा था। उसके अरशे पर जहाजी खड़े थे, खींचते हुए शोर मचा रहे थे। अब मालूम हुआ कि ये वेल मछली पकड़ने वाला जहाज था और उन्होंने वेल की गर्दन में नेजा मारकर उसे पकड़ रखा था और रस्से की मदद से समंदर में घसीटते हुए ले जा रहे थे। नाग ने उड़ते उड़ते मुड़कर वेल मछली को देखा। उसके जिस्म पर कई एक नेजे खुबे हुए थे और खून से समंदर लाल हो रहा था। अब उसे मालूम हुआ कि वेल मछली जो बार बार तड़प रही थी और झुरझुरी ले रही थी वो उसकी वजह से नहीं बल्कि उन नेजों की वजह से थी जो वेल का शिकार करने वाले जहाजी जहाज के अरशे से उस पर फेंक रहे थे। नाग ने उस जहाज को छोड़ा और समंदर में मारिया के जहाज को तलाश करने लगा। मारिया का जहाज दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था कि गोया उसे समंदर निकल गया है। खुदा जाने वेल मछली उसे समंदर के नीचे कहां से कहां ले आई थी। नाग ने मारिया के जहाज की तलाश बराबर जारी रखी। वो समंदर में आगे तक निकल गया लेकिन मारिया का जहाज कहीं दिखाई न दिया। असल में नाग शुमाल मगरिब के बजाय समंदर में मारिया के जहाज को जुनूब मशरिक की तरफ तलाश कर रहा था। नाग परेशान हो गया। उसने सोचा कि वेल पकड़ने वाले जहाज पर जाकर कम से कम ये तो मालूम किया जाए कि वो किस समंदर में है
हो सकता है वो मारिया के मुसाफिर बरदार जहाज की सीमत बता सकें। सवाल ये था कि नाग किस शक्ल में ये मालूमात उनसे जाकर हासिल करे। परिंदा बनकर वो उनसे कुछ नहीं पूछ सकता था। अगर इंसान की शक्ल में जाएगा तो क्या कहेगा कि वो कौन है और जहाज पर कैसे आ गया। शक्लो सूरत से व्हेल मछली का शिकार करने वाले गोरे थे और हो सकता है उनका ताल्लुक जजीरा साइप्रस के लोगों से हो, क्योंकि उस जजीरे के लोग व्हेल मछली का शिकार करके उनकी चर्बी और तेल की तिजारत किया करते थे। नाग के लिए बहरहाल व्हेल के शिकारी जहाज पर जाना जरूरी था। वो गोता लगाकर वापस पलटा। व्हेल जहाज काफी फासले पर था। नाग तीर की तरह उड़ता जहाज के ऊपर पहुंच गया। जहाज ही व्हेल मछली को जहाज पर लाद चुके थे और कुल्हाड़ियों से उसका जिस्म काटकर चर्बी अलग कर रहे थे। वो अपने काम में इस कदर मसरूफ थे कि किसी का ख्याल उस सफेद अकाब की तरफ ना गया जो उनके जहाज के ऊपर मंडला रहा था और सोच रहा था कि कहाँ उतरे। आखिर नाग को ख्याल आया कि वो कितनी देर तक यूं ही उड़ता रहेगा। वो जहाज के सतूल पर जा बैठा। यहाँ उसने एक जर्द रंग की चिड़िया की शक्ल बदली और फुर से उड़ारी मारकर जहाज के अरशे पर सबसे पहले तेल के बड़े बड़े खाली ड्रमों के दरमियान आग बैठा। अब वो सोचने लगा कि किस शक्ल में जाहिर होकर मारिया के जहाज के बारे में उन लोगों से मालूमात हासिल करे। नाग की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वक्त भी गुजरता जा रहा था और मारिया का जहाज और दूर होता जा रहा था। नाग का ख्याल था कि उसे मारिया के जहाज से जुदा हुए अभी सिर्फ 7-8 घंटे ही गुजरे थे, क्योंकि वो दिन के वक्त समंदर में व्हेल के पेट में गुजरा था और अब शाम हो रही थी और सूरज समंदर के ऊपर सुनहरी किरणें बखेरता मगरिब की तरफ गरूब हो रहा था। नाग हर हालत में रात को या ज्यादा से ज्यादा दूसरे रोज वापस मारिया के जहाज पर पहुंच जाना चाहता था। उसको और तो कुछ ना सूझी, बस एक ख्याल जहन में रखकर उसने इंसानी शक्ल बदल ली। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदराबाद को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।